और दूसरी तरफ एक मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने पावर बजोर शमशीर यूजर्व किया हुआ था। उन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई और दुबई में मीटिंग होती रही और राब्ते जो थे वो कायम हुए। बीच में इंटरमीडिएट भी आते रहे, अमेरिकन ने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया। और प्रॉब्लम ये था कि बीबी के खिलाफ करप्शन केसेस थे और वो चाहती थी कि मुल्क वापस जाने से पहले वो ये जो करप्शन के केसेस हैं ये सब खत्म हो जाएं और ये ड्रॉप किए जाएं जी। जहां तक जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक था वो इक़्तिदार पे रहना चाहता था, कायम रहना चाहता था कि मैं नया ऑर्डर जो इमर्ज करेगा उसमें मैं प्रेसिडेंट होऊंगा। और दूसरा उसको मौसूफ को खतरा था कि मैंने तो इक़्तिदार जो है वो बजोर शमशीर उस पर कब्जा किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने सस्पेंड किया और वायलेट किया और एक बहुत बड़े संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। इसलिए उनको खतरा था कि कानून किसी न किसी आइन और लॉ जो है वो उनकी गर्दन तक पहुंचेगा एक दिन जी। तो दिस इज व्हाट ब्रॉट द टू पार्टीज टुगेदर जी। और तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है कानून बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है? नहीं जी, इसका तो उसके साथ रिकन्सिलिएशन क्या हो गई? देखिए जी, इन्होंने कोशिश की है कि हम ऐसा कानून बनाएं। इसको तो मैं कानून नहीं कहता हूँ, इसको कानून कहना तो कानून की बेहुरमती करनी है जी। इनका ख्याल था कि जैसे साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठाया गया था तुत्तू की चेयरमैनशिप के नीचे, उसी किस्म का ये भी होगा। उन्होंने तो जनाब जिन लोगों को लोगों ने आके कन्फेशंस किए, लेकिन उसकी कंडीशंस बहुत काफी डिफरेंट थी उसमें जिसका आप बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के कानून। वही मैं कह रहा हूँ जी, वो उनके तो कंडीशन भी बिल्कुल जुदा थे। बिल्कुल, उन्होंने पब्लिक हियरिंग और इस तरह के भी बातें की गई, पब्लिक हो गई है और लोगों ने कन्फेशंस किए जी। जी बिल्कुल, भाई तुम ट्रूथ को फेस करो। इन्होंने ट्रूथ का जो है लफ्ज वो तो बीच में से हटा दिया है जी। और जर्नैल साहब जो है उसने ये एक दिन सुबह सवेरे उठ करके ये ऑर्डिनेंस जो है ये ऑर्डिनेंस जो है ये तो बदनाम जमाना, रुसवाए जमाना का ऑर्डिनेंस है जी। मैं कहता हूँ जिसने भी शहीद मोहतरमा बेनजीर को ये एडवाइस दी है कि आप ये इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, he has done no service to BBG. He has done no service to BBG. जी फौजिया वहाब साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो कानून है ये एक इम्तियाजी कानून नहीं है? क्योंकि रुदात खान साहब का ये कहना है कि ये जो कानून कुछ लोगों के लिए बना था और ये कानून को तो कानून भी कहना जो है उसकी बेहुरमती है और ये आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 25 की ये खिलाफ वर्जी का तस्करा करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये इम्तियाजी कानून है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितने एहतसाबी कवानीन बने हैं जो कि शुरू होते हैं 1947 से, वो क्या इम्तियाजी कवानीन नहीं थे? क्या एहतसाब लॉ? उसका ये मतलब तो नहीं कि एक और इम्तियाजी कानून हम बना दिया जाए? लेट मी कंप्लीट। देखिए, जितने एहतसाबी कवानीन हैं उसमें आपका आ जाता है एहतसाब लॉ, इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस भी आ जाता है। ये सारे के सारे जितने कानून हैं, वो भी एंटी करप्शन लॉ 1947 का भी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ एक और जो है वो मुतनाज़ा चीज है जिसके जो के आजकल अंडर डिस्कशन है जी। मुझे कहने दे पूरी बात। जब आप एक सैर हासिल गुफ्तगू करना चाहते हैं, एक मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहते हैं, तो लेट्स डू इट, ठीक है ना? इल्जाम तराशियां, पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। इट्स टाइम वी शुड थिंक वेरी सीरियसली कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मैं नंबर बना रही हूँ या मेरे जो मुखालफीन है वो नंबर बनाना चाहते हैं। अब यूँ कहते हैं कि कानून जो है ये इम्तियाजी है। हमारा ये कहना है कि जितने एहतसाबी कवानीन इस मुल्क में नाफिज हुए हैं वो खुद इम्तियाजी थे, क्योंकि उनका जो स्पेसिफिक था वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे,
देखिए ये जो टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, कंप्लीट, ठीक है, आप कह रही हैं कंप्लीट। अच्छा जी, बोले। देखिए आप मुझे कटहरे में नहीं खड़ा करें, मैं यहाँ आपके लिए बात करने के लिए इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मुझे कटहरे में खड़ा किया जाए। मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए इसलिए रजामंद हुई हूँ कि अगर हमें अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताने का मौका मिल रहा है तो फेयर इनफ, आई एम रेडी टू डू इट, ऑल्दो यू डोंट नो हाउ मच सैक्रिफाइस आई एम डूइंग राइट नाउ फॉर यू। अब ये है कि ये इम्तियाजी कानून है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ जो ये जितने कवानीन बने ये इम्तियाजी नहीं है, इसमें ऑर्डिनरी सिटीजन तो नहीं आ रहे हैं। देखिए ना, ये जो अकाउंटेबिलिटी है उसका मरकज जो है, उसका जो फोकस है वो इस बात पे है, जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी उनका होगा दोज हु हैव बीन फाउंड इन मिसयूजिंग देयर अथॉरिटी। तो जाहिर है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उसी के खिलाफ ये कवानीन है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के एहतसाबी लॉ, ऐसे एहतसाबी कवानीन जिसमें आप स्पेसिफिक है किसी चीज के लिए, किसी खास पर्सन के लिए, वो खुद इम्तियाजी होता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये इसको तो इन्होंने रिस्वाई जमाना कर दिया, लेकिन क्या कोई शख्स को, किसी हुकूमत को या किसी इदारे को यह हक हासिल है कि वो लामतनाही तरीके से किसी के को जेल में बंद रखे और वो बस कानून वो केसेस पे केसेस बनाता चला जाए और क्या कहते हैं वो केस किसी है ना नतीजे पे ना पहुंचे? देखिए यहाँ पर ऐसे केसेस हैं जो 1997 में शुरू हुए और वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए। क्या इसका जारी रहना मुनासिब है? आप देखिए, आप एक तरक्की याफ्ता इलाके में रहते हैं, मुझे ये बताइए कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन का वजूद नहीं है आपके यहाँ कि भाई अगर कोई केस है और वो किसी हद तक ही आप जाएंगे ना, यू कैन नॉट गो ऑन प्रोसिक्यूट द केस इफ देयर इज नो एविडेंस इन इट। तो दुनिया भर में भी ये होता है कि एक हद तक आप करते हैं केस को लेकर, फिर उसके बाद जब आप देखते हैं कि केस में जान नहीं है, कोई शवाहिद नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको फिर खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर इन केसेस को पॉलिटिकल लीडरशिप को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो फिर इस तरह तो वो जो केसेस आप बात कर रही हैं कि जो कि इनका जो कि एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड से जो है वो चल रहे हैं, इस तरह से तो बहुत केसेस हैं हमारे मुल्क में जो कि 10-10, 11 सालों से चले। सबको एक तो दीवानी मुकदमे हैं, नहीं देखिए दीवानी मुकदमे हैं, आप एक आम शहरी को और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को आपस में मिलाए ना। बात यहाँ पर हो रही है कानून की नजरों में तो सब बराबर है ना। आपने पब्लिक ऑफिस को आप मिसयूज कर रहे नहीं कर रहे हैं। देखिए अब तो यूनाइटेड नेशन की जो नई डेफिनेशन है उसमें तो ये आया है कि आप प्राइवेट सिटीजन को भी शामिल करना चाहिए। ये तो मैं जो आपको डेफिनेशन बता रही हूँ करप्शन की, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने वजह की है, ठीक है। लेकिन पिछले 10 सालों में वहां पर एक तब्दीली आई है कि हमें प्राइवेट सिटीजन को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, मैं जी आपको मुझे पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इस एनआरओ में मेरे पास इस वक्त एनआरओ सामने पड़ा हुआ है, इसका है रुदात खान साहब क्लॉज नंबर 7 है 733(2) इसका है। इसमें जो है ना सिर्फ जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है बल्कि उन लोगों को भी प्रोटेक्शन दी जा रही है जो कि उन लोगों को जो है वो उनके केसेस डिसमिस करते हैं। आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा इसमें अंडरस्टैंड करने में। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। नो एक्शन और क्लेम बाय वे ऑफ सूट, prosecution, complaint or other civil or criminal proceedings shall lie against the federal, provincial or local governments, the National Accountability Bureau or any of their officers and functionaries for any act or thing done or intended to be done in good faith pursuant to the withdrawal and termination of cases under subsection 1 unless they have deliberately misused authority in violation of law। मेरी जहां तक ये अंडरस्टैंडिंग है इसमें तो उन लोगों को जो कि आपके केस डिसमिस करते हैं उनको भी प्रोटेक्शन है इसके। क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ वेदांत खान साहब? ये बिल्कुल ठीक बात है जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो जो रिव्यू बोर्ड होगा उसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी वो बाइंडिंग होगी गवर्नमेंट के ऊपर। ये नहीं लिखा हुआ है लॉ में जी। लेकिन मैं बेगम साहबा की जो अर्लियर उनकी ऑब्जर्वेशन थी, कमेंट था, मैं इनसे एग्री करता हूँ जी कि जो अर्लियर लॉज थे उसमें भी यही डिस्क्रिमिनेटरी थे लॉज, और ये बात बिल्कुल गलत है जी। लेकिन और मैं ये भी कहता हूँ कि ये कोर्ट्स में केसेस जो हैं, खासकर सिविल केसेस, वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं और
दे ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स जी, और उसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए जी। लेकिन मतलब ये है जी कि आप एक खास